नमस्कार। आज का जो हम ये प्रशिक्षण दे रहे हैं ये वर्डप्रेस के लिए एकदम जो नए लोग हैं जिन्होंने कभी वर्डप्रेस का इस्तेमाल नहीं किया, तकनीकी रूप से कम जानकार हैं, उतना ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं है, तो उनके लिए ये हमने आज का प्रशिक्षण रखा है। तो हमारी ये एक वर्डप्रेस की ये साइट है। इस साइट में हम सामग्री कैसे जोड़ सकते हैं, विजेट कैसे जोड़ सकते हैं, थीम कैसे बदल सकते हैं, इन सब चीज़ों के विषय में हम आज चर्चा करेंगे। वर्डप्रेस की साइट में आप देख सकते हैं, इसमें हमारी साइट जो है लोकल होस्ट में स्थापित है, जिसमें स्क्रिप्ट और वर्डप्रेस 2 नाम का फोल्डर है। यहाँ पर हमारी साइट स्थापित है। अगर मान लीजिए ये आपके कोई किसी डोमेन में होती तो आपकी ये यहाँ पर लोकल होस्ट के स्थान पे डोमेन नेम का नाम होता, जैसे yahoo.com, google.com वगैरह वगैरह। अब इसका मान लीजिए हम कंट्रोल पैनल खोलना चाहते हैं जहाँ पर से हम अपने सामग्री को पूरा नियंत्रित कर सकते हैं। तो इसके URL में, मुख्य URL में wp-admin लिखना होगा। लिख करके इंटर मारिए। ये आपको, अगर आप लॉगिन नहीं है तो आपके सामने ये लॉगिन का पन्ना आ जाएगा। अरे ये कोई बॉक्स आ गया। खैर चलिए, तो एडमिन में क्लिक, इसमें हमारा यूजर नेम एडमिन और पास है। मैंने बहुत सरल सा रखा हुआ अपनी लोकल मशीन के लिए ताकि मुझे काम करना जल्दी हो, लेकिन जब आप वेब सर्वर में रखते हैं तो आपको पासवर्ड जरा कठोर रखना चाहिए। लॉगिन करेंगे। ये हमारा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है। इस डैशबोर्ड में आपको एक ये छोटे छोटे पैनल्स बने हुए हैं। यहाँ पर आपको आपके वर्डप्रेस से जुड़ी, आपके वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन से जुड़ी कुछ संक्षिप्त जानकारियाँ दी जाती, जैसे आपकी कितनी प्रविष्टियाँ आप प्रकाशित कर चुके हैं, कितने पन्ने बनाए हैं, कितनी श्रेणियाँ बनाई हैं, कितनी चिप्पियाँ लगाई हुई हैं। आप यहाँ पर से चाहें तो जल्दी से शीर्षक और सामग्री को लिख करके और सीधे पब्लिश बटन पर क्लिक करके जल्दी से अपनी सामग्री प्रकाशित भी कर सकते हैं। तो चलिए हम अपना इसमें काम शुरू करते हैं। वर्डप्रेस में 2 किस्म की सामग्री होती है मुख्य रूप से, पोस्ट और पेज। यहाँ देखिए, ये पोस्ट और ये पोस्ट और ये पेज। पोस्ट वो सामग्री होती है जो क्रम से दिन के अनुसार प्रकाशित की जाती है, दिनांक के अनुसार प्रकाशित की जाती है। इसके क्रम को आप बदल नहीं सकते। वहीं पेज वो सामग्री होती है जो कि स्वतंत्र अपना एक अस्तित्व रखती है। आइए देखते हैं कैसे। पोस्ट में यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं बहुत सारी हमने प्रविष्टियां प्रकाशित करके रखी हुई हैं। इसमें जैसे समय दिया हुआ है 2 मिनट पहले, 2 मिनट पहले, 4 मिनट पहले, 8 मिनट पहले, 9 मिनट पहले, तारीखों दी हुई। इसे तारीखों और समय के अनुसार पूरी सामग्री व्यवस्थित है। मैं चाहूँ कि इसको आगे पीछे कर लूँ तो नहीं कर सकता, क्योंकि ये सामग्री के तारीखों के हिसाब से प्रकाशित की गई है। ब्लॉग सामान्यतः ऐसा ही होता है, क्योंकि ब्लॉग एक डायरी के समान होता है। डायरी में आप कैसे करते हैं, आप क्रम से लिखते जाते हैं, प्रतिदिन के हिसाब से रोज डायरी लिखते हैं, उसी तरह से ब्लॉग भी है। मान लीजिए हमें एक नई प्रविष्टि लिखनी है, तो या तो हम यहाँ पोस्ट से एड न्यू में क्लिक कर देंगे, या यहाँ पोस्ट में जाकर के एड न्यू बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमको अपनी प्रविष्टि का शीर्षक लिखने के लिए आ जाता है। ये हमारा एक MS वर्ड की तरह एक रिच टेक्स्ट एडिटर हमें मिलता है। यहाँ पर हमको अपनी पोस्ट लिख सकते हैं। पोस्ट का शीर्षक लिखेंगे जैसे टेस्ट पोस्ट। यहाँ पर कुछ भी हम अपना सामग्री टाइप कर सकते हैं। और यही नहीं, आप HTML को भी आप इसमें से बदल सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको HTML कोड दे दिया गया है, उसको आप यहाँ लगाना चाहते हैं, तो HTML में जाएंगे और यहाँ पर उस कोड को हम टाइप कर सकते हैं सीधे सीधे। ठीक। विजुअल में जाएंगे तो यहाँ विजुअल में हमको कुछ विकल्प दिए जाते हैं, जैसे बोल्ड, इटैलिक करना है ना, और ये जैसे कोई किसी चीज में अंडरलाइन करना हो, पैराग्राफ बदलने हो, उसको हेडिंग 1 हेडिंग 2 देना हो, है ना, तो ये सारी चीजें हम इसमें से कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप श्रेणियां जोड़ भी सकते हैं। हाँ, हटाने की सुविधा यहाँ पर नहीं, श्रेणियां जोड़ने बस की सुविधा है। और श्रेणियां यहाँ पर आप चुन सकते हैं। आप एक श्रेणी भी चुन सकते हैं, एक से अधिक श्रेणी भी चुन सकते हैं। यहाँ पर आप टैग लगा सकते हैं। टैग क्या होता है, देखिए, श्रेणी जो होती है किसी भी सामग्री को व्यवस्थित करने के लिए पहला तरीका है श्रेणीबद्ध तरीका, दूसरा तरीका है टैग वाला। श्रेणीबद्ध तरीका तो आप जानते ही हैं। टैग के विषय में बताता हूं। मान लीजिए हमारे पास एक पेन है, उस पेन के लिए क्या क्या शब्द हो सकते हैं। एक हमारा पेन है, उस पेन के लिए हमारे पास क्या क्या शब्द हो सकते हैं।
पहला शब्द क्या होगा, पेन का रंग, मान लीजिए नीला है, नीला एक शब्द हो गया। पेन किस कंपनी का है, रेनॉल्ड का है या किसी कंपनी पारस का है, वो एक शब्द हो गया। ठीक, तो ये उसका एक शब्द हो गया। उसकी लंबाई क्या है, कोई उसका मॉडल नंबर है, वो एक शब्द हो गया। तो इस प्रकार से पेन के लिए कई शब्द हो गए। यही शब्द टैग कहलाते हैं, इन्हें हम हिंदी में चिप्पियां भी कह देते हैं। एक और चीज, नीचे आप देख सकते हैं फीचर्ड इमेज लिखा हुआ है। ठीक, ये फीचर्ड इमेज क्या है, कोई भी प्रविष्टि है उसके लिए एक तस्वीर उसका प्रतिनिधित्व करे। उस प्रविष्टि के लिए मान लीजिए हमने कोई किसी आंदोलन से जुड़ा कोई बहुत बड़ा समाचार निकाला, उस आंदोलन से जुड़ी एक तस्वीर जो उस आंदोलन के लिए का प्रतिनिधित्व करेगी उस समाचार का, वो फीचर्ड इमेज के तौर पे हम यहाँ पर उसे निर्धारित कर सकते हैं। फीचर्ड इमेज के लिए सेट फीचर्ड इमेज में क्लिक करेंगे और यहां से हम फाइलें चुन करके अपलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ फाइलें अपलोड करने के लिए यहाँ अपलोड और इंसर्ट का भी बटन दिया होता है। यहाँ पर क्लिक करें, फाइलें चुनें, फाइल अपलोड करें और इसके बाद ये फाइलों को आप, इसका लिंक यूआरएल यहाँ दिया हुआ है आपका मुख्य फाइल का। और हाँ, एक खास बात और, फाइल जब आप अपलोड करते हैं तो ये अपने आप कई आकारों में बदल जाती है। जैसे इसका एक थंबनेल आकार बन जाता है 150 पिक्सल का, एक मीडियम आकार बन जाता है जो 300 पिक्सल का लगभग होता है, एक फुल साइज आकार बन जाता है जो कि उसको वास्तविक आकार होता है। ये जो लार्ज साइज है ये अभी सक्षम नहीं है क्योंकि फुल साइज आकार जो है वो लार्ज साइज से कम है। अगर फुल साइज आकार जो होता है लार्ज साइज से अधिक होता है तो वो भी यहाँ दिखाई पड़ता है, सॉरी लार्ज के ऊपर में। ठीक, इसे मान लीजिए हम फीचर्ड इमेज के तौर पर रखना चाहते हैं तो यूज एज फीचर्ड इमेज में क्लिक कर देंगे। और यदि इस फोटो को हम अपनी पोस्ट पे लगाना चाहते हैं तो इंसर्ट इनटू पोस्ट में क्लिक करेंगे, ये जुड़ गया। इसके लिए कोई श्रेणी चुन सकते हैं, मान लीजिए पीएचडी टूट्स हमने चुन लिया श्रेणी और इसमें पब्लिश में क्लिक कर देंगे। हमारी प्रविष्टि प्रकाशित हो चुकी है। व्यू पोस्ट में क्लिक करके हम इसे देख सकते हैं। ये देखिए हमारी वो प्रविष्टि प्रकाशित हो गई है। अब हमारी ये टेम्पलेट की कोई ऐसी सेटिंग है जिसकी वजह से हम जो फीचर्ड इमेज निर्धारित करते हैं वो ऊपर में नजर आ जाती है। ये टेम्पलेट की ऐसी कोई सेटिंग है, सामान्यतः हर टेम्पलेट में ऐसा नहीं होता है। इसके अलावा अगर अब एक नई पोस्ट हम बनाते हैं, उसमें कुछ लिखते हैं और न्यू पोस्ट लिख देंगे, इसे प्रकाशित करें तो ये उसके आगे आ जाएगी। खास बात एक और मैं बताना चाहता था, सेव ड्राफ्ट का यहाँ एक विकल्प मिलता है। सेव ड्राफ्ट से क्या होता है कि आपने जो प्रविष्टि लिखी, मान लीजिए उसमें कल अभी आपने पूरी नहीं लिखी, आप उसको कल और सुधार के और आगे करके पूरा करना चाहते हैं, तो सेव ड्राफ्ट करके उसे आप अप्रकाशित रहते हुए अपने वर्डप्रेस में सहेज सकते हैं। और इसके बाद जब आपका काम पूरा हो जाए तो आप पब्लिश करके उसे प्रकाशित भी कर सकते हैं। मान लीजिए हमने इसमें सेव ड्राफ्ट कर दिया, सेव हो गया। अब पोस्ट में जाएंगे, अब इसे दोबारा खोलना है तो या तो क्विक एडिट कर सकते हैं, क्विक एडिट करने से कुछ कम सुविधाएं मिलती है, लेकिन इसमें इसके एडिटर से आप कुछ अपना काम कर सकते हैं। जैसे कि आप शीर्षक बदल सकते हैं, है ना, उसके टैग लगा सकते हैं, उसका स्टेटस बदल सकते हैं। अभी देखिए ड्राफ्ट है, इसको पब्लिश कर देंगे और अपडेट करेंगे तो प्रकाशित हो जाएगा। ठीक, अभी अपडेट कर देते हैं, एडिट करेंगे और पब्लिश कर देंगे तो ये प्रकाशित हो जाएगा। तो ये हमारे वर्डप्रेस में आपको एक साधारण सा तरीका बताया, सरल तरीका बताया कोई भी प्रविष्टि आपको प्रकाशित करने का। देखिएगा ये पोस्ट आई थी, इसके बाद दूसरी पोस्ट आ जाएगी, इसके आगे लगी रहेगी वो। माफ कीजिएगा, ये असल पोस्ट का पन्ना खुला हुआ था, होम पेज में जाकर के देखेंगे। ये देखिए ये पोस्ट आई हुई थी, उसके ऊपर ये दूसरी पोस्ट आ गई। तो ये पोस्टें हैं, ये प्रविष्टियां, ये एक क्रम से आती हैं। अब आपको मैं बताता हूं पेज के बारे में। ये पेजेस हैं, ये स्वतंत्र होते, ये क्रम में नहीं होते, इनका आप क्रम बदल सकते हैं, इसे इनके क्रम से कोई लेना देना भी नहीं होता। ऐड न्यू करेंगे, कुछ भी यहाँ पर भी उसी तरह का हमको एक एडिटर मिल जाएगा। इसके लिए हम पेरेंट पेज जरूर चुन सकते हैं। पेरेंट पेज यानी उस पेज का मास्टर पेज, उसका मालिक पेज, उसका ऊपर का पेज चुन सकते हैं, चाहे तो ये चुन सकते हैं और क्रम भी निर्धारित कर सकते हैं ऑर्डर में।
सामान्यतः पेज जो होते हैं ये हमारे स्वतंत्र होते हैं। ये पब्लिश कर दिया हमने। अब देखिए आप यहाँ पर इस पन्ने के अंतर्गत ये दूसरा पन्ना है, तो इसको आप बदल सकते हैं। पेज जो होते हैं वो आपके स्वतंत्र होते हैं। पेज में अब आप पूछेंगे कि पेज में सामग्री कैसी रखी जाए। पेज में जैसे हम कभी कभी साइट बनाते हैं तो उसमें हमें कुछ ऐसे लिंक देने होते हैं, हमारे बारे में, हमसे संपर्क करें। तो इस तरह की चीजें जो होती हैं ये पोस्ट में लिखना ठीक नहीं है ना। ये चीजें तो स्वतंत्र है, हमारे बारे में, हमसे संपर्क करें, हमारे उत्पाद, ये कोई क्रम से आने वाली चीजें नहीं है, तो इनको आप पेज में रख सकते हैं। फिर एक और बात, आप जो फाइलें अपलोड करते हैं उनका प्रबंधन आप मीडिया से कर सकते हैं। यहाँ लाइब्रेरी में आप जाएंगे, जो भी फाइलें आप अपलोड करते हैं, देखिए जैसे अभी मैंने ये फाइल अपलोड की थी वो फाइल यहाँ पर नजर आ रही है, इनका प्रबंधन हम मीडिया से कर सकते हैं। यहाँ तक कि इसको हम संपादित भी कर सकते हैं। एडिट इमेज में क्लिक करेंगे, यहाँ आप इनको क्रॉप वगैरह भी कर सकते हैं, काट पीट सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं आकार इनका। ठीक, फिर अगला है लिंक्स। लिंक्स मुझे नहीं लगता कि आप शायद ब्लॉग रोल वगैरह बनाने के काम में आ जाए। मैं तो ज़्यादा इसको व्यक्तिगत तौर पे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता हूँ, फिर भी किसी किसी का काम में बहुत आ सकता है। मान लीजिए आप कुछ आपकी पसंदीदा साइटें हैं या आप किसी नेटवर्क के हिस्से हैं, तो वो उनके नेटवर्क की और भी साइट या आपकी और भी साइटें चलती हैं जिनके आप कड़ियाँ आप अपने ब्लॉग में लगाना चाहते हैं, तो आप ऐसी कड़ियों की एक सूची बना सकते हैं। लिंक्स में हम क्लिक करके ऐड न्यू में जाएंगे, यहाँ पर हम उसका नाम, उसका पता, उसका विवरण और किस कैसे लिंक की कैटेगरी भी आप बना सकते हैं, श्रेणियां भी बना सकते हैं। ठीक उसी तरह से जैसे प्रविष्टियों की श्रेणियां बनती है, प्रविष्टियों की श्रेणियों का है, इसी प्रकार से लिंकों की भी श्रेणियां बन सकती हैं। तो इनको बना करके आप व्यवस्थित कर लीजिए। इसके बाद इन लिंकों की जो पूरी समूह है इसको आप अपनी साइट पे दिखा सकते हैं। साइट में कैसे दिखाएंगे ये हम आगे आपको बताएंगे। अभी हम चलते हैं कमेंट्स की तरफ। आप जो भी चीजें लिखते हैं वर्डप्रेस में, लोग उसमें प्रतिक्रिया दे सकते हैं। उन प्रतिक्रियाओं को आप कमेंट्स से देख सकते हैं। डैशबोर्ड में भी वैसे रहती व्यवस्था यहाँ पर रिसेंट कमेंट्स में, लेकिन आपको अगर अच्छे से देखना है, विस्तृत रूप से देखना टिप्पणियों को, तो उसके लिए यहाँ कमेंट्स में जाना होगा। यहाँ पर आप कमेंट को अनअप्रूव कर सकते हैं, उसका उत्तर दे सकते हैं, उसको संपादित कर सकते हैं। और यदि कमेंट आपको ऐसी लग रही है कि किसी ने कुछ गलत सलत लिख के दिया है या उस कमेंट को आप चाहते हैं कि वर्डप्रेस आगे से ध्यान रखे कि कमेंट सही नहीं है, स्पैम है, कचरा है या किसी ऑटोमेटिक बॉट के द्वारा दी गई है, तो आप स्पैम में क्लिक करके वर्डप्रेस को बता सकते हैं कि इस तरह की कमेंट्स को आगे चल के ना ले। तो ये हमारा वर्डप्रेस में सामग्री को प्रकाशित करने का एक सरल सा तरीका था। वर्डप्रेस बहुत ही आसान है। आगे मैं आपको वर्डप्रेस के रूप रंग को नियंत्रित करने का तरीका बताऊंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारी सामग्री को व्यवस्थित करने का हिस्सा था, इस ऊपर का मेनू। अब नीचे का मेनू, ये हमारे रूप रंग को नियंत्रित यहां से हम कर सकते हैं। पहला है अपीयरेंस के अंतर्गत थीम्स। थीम्स आपकी वर्डप्रेस की साइट का डिजाइन है। अभी आप देख सकते हैं हमारी ये एडवेंचर जर्नल थीम अभी इसमें चुनी गई है। यदि आप दूसरी थीम चुन लें तो दूसरे ढंग का इसका रंग रूप हो जाएगा। मान लीजिए 2010 नाम की ये थीम है, ये वर्डप्रेस के साथ लगी लगाई हुई पहले से ही आती। इसे हम सक्रिय कर लें और फिर हम अपने इस पन्ने को ताजा करें। ये देखिए पूरा रंग रूप बदल गया, साइट का पूरा रंग रूप बदल गया। अगर आप कोई नई थीम जोड़ना चाहते हैं वर्डप्रेस में, तो यहाँ मैनेज थीम और इंस्टॉल थीम दो विकल्प देते हैं। तो ये इंस्टॉल थीम में क्लिक करिए। आप जिस तरह की थीम खोजना चाहते हैं, मान लीजिए न्यू लुक लिख देते हैं, कुछ इस तरह का। कोई अभी नहीं मिला, चलिए लिख देता हूं मैं विंटर। नहीं मिला, कुछ गलत हो रहा है मुझसे लगता है। एजेक्स, ये कुछ थीमों के यहाँ पर हमें थंबनेल्स नजर आ रहे हैं। इन थीमों को हम यहाँ से सीधे इंस्टॉल कर सकते हैं। वर्डप्रेस की सबसे बढ़िया बात है कि आप थीमों को, प्लगइनों को सीधे वर्डप्रेस से इंस्टॉल कर सकते हैं। आपको अपना कंट्रोल पैनल या अपना FTP मैनेजर वगैरह कुछ खोलने की आवश्यकता नहीं है। मान लीजिए मैं कैरेंगटन ब्लॉक को मैं स्थापित करना चाहता हूँ, तो यहाँ इंस्टॉल बटन में क्लिक करेंगे और इंस्टॉल नाउ में फिर क्लिक कर देंगे।
ये वर्डप्रेस की हमारी थीम स्थापित हो चुकी है। अब इसे सक्रिय करना है तो यहाँ पर एक्टिवेट बटन में क्लिक कर देंगे। माफ कीजिएगा, एक्टिवेट लिंक था। पृष्ठ को ताज़ा करेंगे। ये हमारा पूरा रूप रंग बदल गया वेबसाइट का। तो ये हो गया थीम का, थीम को व्यवस्थित करना, थीम को बदलना। और अब आगे हम देखते हैं हर थीम क्या होती है। कभी कभी अपने आप में कुछ बदलाव करने की आपको सुविधा देती है। जैसे कैरिंगटन थीम में यहाँ एक विकल्प आपको दिख रहा है, कैरिंगटन लिखा हुआ है। ये इसमें आपको कुछ इसने विकल्प दिए हुए हैं, जैसे बैकग्राउंड की इमेज दिखनी चाहिए कि नहीं दिखनी चाहिए, रंगों को कस्टमाइज करने की सुविधा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। आप चाहें तो रंग भी बदल सकते हैं इसका, ठीक। हेडर इमेज को बदलना है या नहीं बदलना है, कोई टेक्स्ट लिखने की सुविधा दिया हुआ। इसने कैरिंगटन ने अपनी सुविधाएं दी हुई हैं कुछ कुछ। तो ये थीम के अनुसार बदलती रहती है वाले इस तरह के पेज। किसी किसी थीम में बिल्कुल भी कोई सुविधा नहीं होती बदलाव करने की, किसी किसी थीम में बहुत ज़्यादा रहती है, ठीक। तो ये हमारी हो गई थीम। अब थीम में क्या है, इसमें देखिए आप देख सकते हैं साइड में कुछ पट्टियां बनी हुई, रिसेंट कमेंट्स, टैग्स वगैरह लिखा हुआ है। ये हमारे कहलाते हैं साइड बार, किनारा पट्टी। अपीयरेंस के नीचे विडजेट्स लिखा होता है, इसे हम विजेट्स भी पढ़ते हैं। यहां जाएंगे, ये हमारे इसमें इस थीम में 2 साइड बार मिले हुए हैं। इसमें आप, और ये विभिन्न प्रकार के विजेट्स मिले हुए हैं। विजेट्स आपके प्लगइनों के द्वारा आते हैं, या भी हमारे पास प्लगइन स्थापित नहीं है, जो इसमें वर्डप्रेस में पूर्व निर्धारित जो विजेट्स रहते हैं वही उपलब्ध हैं। अब कोई भी विजेट आप जोड़ सकते हैं, जैसे मान लीजिए मेटा नाम का ये विजेट हम यहाँ जोड़ लेते हैं, ठीक। यहाँ पर उसका शीर्षक दे सकते हैं हम कोई, जैसे ऑप्शंस, एक शीर्षक हमने दे दिया, सेव कर दिया। अब इसे देखते हैं। इसमें ये देखिए, ये हमारा ये वाला साइड बार था, उसमें हमको ये लिंक आ गए मेटा के। तो ये विजेट्स हैं, इस तरह के बहुत से विजेट हैं, पेजेस हैं, लिंक्स है, सर्च है, स्टैक क्लाउड है, इस तरह के कई विजेट है। आप उनको स्थापित कर सकते हैं सीधे खींचकर और पटक करके, सीधे रूप में। अब अगला आता है मेन्यूज। इस थीम में मेन्यू का समर्थन उपलब्ध नहीं है। मेन्यू का समर्थन होता तो मैं आपको अवश्य बताता। इसमें जो आपके ये ऊपर के मेन्यू होते हैं, इसमें शायद दिया नहीं है ऐसा कुछ। इसमें श्रेणियों को ही मेन्यू बना दिया है, श्रेणियों और पृष्ठों को। जिन थीमों में मेन्यू का समर्थन होगा, आपको मैं 2010 थीम सक्रिय करके बताता हूँ। ये एक्टिवेट कर लेंगे, इसमें मेन्यू का समर्थन है। यहाँ हम कोई मेन्यू बना लेते हैं, माई मेनू करके। तो हमारा मेन्यू बन गया है। अब हम इस मेन्यू को कहाँ लगाना चाहते हैं वो हम निर्धारित कर सकते हैं थीम लोकेशन में। इसमें एक जगह प्राइमरी नेविगेशन की दी हुई है, उसमें हम अपने मेन्यू को भर देते हैं, वहां पर हम लगा देते हैं। सेव में क्लिक करेंगे। अब इस मेन्यू में सामान क्या क्या चीजें लगी होनी चाहिए। इसमें पेज, श्रेणियां, लिंक वगैरह लगे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 3 विकल्प दिए जाते हैं। एक होती श्रेणियां, दूसरा पेज और कस्टम लिंक्स। कस्टम लिंक कोई आप कोई बाहरी साइट का कोई कड़ी आप लगाना चाहते हैं तो आप उसको लगा सकते हैं। बाकी अपने पेज और श्रेणियों को तो आप इसमें से चुनिए और ऐड टू मेनू कीजिए, सीधे आपका ये यहाँ पर लग जाएगा। ये लग गया, ठीक। सेव मेन्यू में क्लिक कर दीजिए, ये सेव हो गया। अभी आप यहाँ पर देखिए, पेज को हम फिर से रिफ्रेश कर रहे हैं। ये देखिए, हमने जिनको जिनको जोड़ा था वो हमको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और यही नहीं, आपको मैं एक और मजेदार चीज दिखाता हूं। मान लीजिए आप किसी मेन्यू की जो वस्तु है उसके अंतर्गत कोई दूसरी वस्तु रखना चाहते हैं, सब मेन्यू बनाना चाहते हैं, उप मेन्यू बनाना चाहते हैं। तो सीधे आप उस वस्तु को थोड़ा सा पकड़ के खींचिए, ये किनारे हो कर दीजिए, खींचिए, किनारे कर दीजिए। अब पीएचडी टूल्स के अंतर्गत सैंपल पेजेज और ये डीएस वाला पन्ना है, ठीक। सेव मेन्यू में क्लिक कर दीजिए और इसको फिर से रिफ्रेश करेंगे। ये देखिए यहाँ पर अब पीएचडी टूल्स करके बस लिखा है और इसके अंतर्गत ये 2 पन्ने। देखिए कितना सुंदर एक उप मेन्यू बन गया अपने आप। ये सारी चीजें तब संभव होती है जब आपकी थीम इन चीजों का समर्थन करे। तो थीम आप जो चुन रहे हैं उनमें ये व्यवस्था हो, ये जरूरी है। यदि आपकी थीम में उप मेन्यू की व्यवस्था नहीं है तो ये उप मेन्यू इस तरह का नजर नहीं आएगा। तो इस बात का ख्याल रखना आवश्यक है।
इसके अलावा बैकग्राउंड बदलने की व्यवस्था भी रहती है। आप चाहें तो कोई पीछे का पृष्ठभूमि में जो आपको नज़र आ रहा है उसको आप कोई तस्वीर बदल सकते हैं। मान लीजिए मैं बदल के देखता हूँ, अपलोड कर देते हैं इसको। ये जैसे कोई चित्र है, ये इसकी स्थिति क्या होनी चाहिए, बाईं ओर, बीच में या दाहिनी ओर, कितने बार ये रिपीट होना चाहिए, इसका अटैचमेंट प्रॉपर्टी जो है वो क्या होगी, स्क्रॉल होगी या फिर ये सब CSS की चीज़ें हैं। इसको आप निर्धारित करिए, सेव चेंजेस में क्लिक करिए और रिफ्रेश कर दीजिए पेज को। ये देखिए आपके पेज में एक खूबसूरत सा बैकग्राउंड आ गया। ये बैकग्राउंड भी जो आप देख रहे हैं ये आपकी थीम में अगर इसका समर्थन होगा तभी आपको ये नज़र आएगा। जो हमने 2010 थीम अभी चुनी है उसमें ये समर्थन। इसी प्रकार से हेडर के विषय में भी है। अभी अभी आपने ये चित्र देखा होगा, हम मान लीजिए चित्र बदलना चाहें तो उसे चुन कर सकते हैं, या नया चित्र है ब्राउज बटन से क्लिक करके अपलोड भी कर सकते हैं। सेव चेंजेस में क्लिक करेंगे, हमारा ये हेडर का जो चित्र है वही बदल जाएगा। ये बदल गया, देखिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एडिटर है, एडिटर से आप थीमों के जो कोड हैं उसको आप बदल सकते हैं। कोड में कोई संशोधन करना हो आपको तो आप उसको कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ ये मान के चल रहा हूँ कि जो मैं आपको अभी प्रशिक्षण दे रहा हूँ वो नए लोगों के लिए है, जो डेवलपर वगैरह नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि इसकी आपको कोई खास आवश्यकता होगी। ये डेवलपर लोगों के लिए ज़्यादा काम का है। आगे बढ़ते प्लगइन्स की तरफ। प्लग इन नाम क्या है, प्लग इन खोज दिया जाए जिसको, ठीक है ना। तो ये वर्डप्रेस में कुछ सुविधाएं तो ये पहले से देता है, लेकिन इसकी जो फीचर्स है, इसकी जो सुविधाएं हैं, उनको अगर हमको बढ़ाना हो, इसकी विशेषताओं को बढ़ाना हो, इसकी शक्तियों को बढ़ाना हो, तो उसके लिए प्लगइनों का इस्तेमाल किया जाता है। मसलन कोई प्लगइन है, अभी मैंने इसमें एक प्लगइन स्थापित करके रखा हुआ RSS पोस्टर फ्री वर्जन। ये क्या करता है कि विभिन्न साइटों की जो फीडें होती हैं उसको लेता है और उससे ऑटोमेटिक अपने आप स्वतः ही प्रविष्टियां बनाने लगता है। तो ये सुविधा तो वर्डप्रेस से पहले से थी नहीं, लेकिन एक प्लगइन के द्वारा संभव हो सकी। इसी प्रकार के कई प्लगइन आते हैं, कोई स्लाइड शो चलाता है, किसी से म्यूजिक प्लेयर आ जाता है, किसी से कुछ, किसी से कुछ। तो इससे आपकी वर्डप्रेस की शक्तियां बढ़ जाती हैं। प्लगइन आपको वर्डप्रेस के हजारों लाखों मिल जाएंगे। आप यहाँ ऐड न्यू में क्लिक करिए स्थापित करने के लिए और यहाँ से खोज कर देख लीजिए। मान लीजिए हम कोई स्लाइड शो देखना चाहते हैं, तो स्लाइड शो में गैलरी करके कोई है, अगर प्लगइन चाहिए सर्च प्लगइन करिए। ये आपको कई सारे प्लगइनों की सूची आ गई। आपको जो अच्छा लगे उसको इंस्टॉल नाउ में क्लिक करके इंस्टॉल कर लीजिए। सीधा तरीका, बहुत सरल तरीका प्लगइन का। प्लगइन और थीम को स्थापित करने का तरीका एक समान है, ठीक। अब यहां पर आते हैं हम यूजर्स में। यूजर्स में क्या है कि आप अपनी साइट में मान लीजिए अपने अलावा कुछ और लोगों को भी जोड़ना चाहते हैं, जो आपकी साइट में लेखक के तौर पे या आपकी साइट में कोई मदद करने के तौर पे आप जुड़ना चाहते हैं, वो आपको कुछ सामग्री देना चाहते हैं, तो आप जोड़ सकते हैं। यूजर्स में ऐड न्यू में क्लिक करेंगे और उस यूजर को आप जोड़ लीजिए। यूजर नेम, ईमेल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम इत्यादि लिखे, उसे पासवर्ड भी लिख दीजिए। और यदि आप सेंड पासवर्ड को सक्षम कर देंगे तो क्या होगा कि ऐड न्यू यूजर में जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये जो आपने पासवर्ड और यूजर नेम वगैरह लिखा और उस ईमेल एड्रेस पे जाकर के उस उपयोगकर्ता को तुरंत मिल जाएगा कि भाई आपका इस साइट में पंजीकरण हो गया और आपका ये पासवर्ड है, ये यूजर नेम है, तो वो आपकी साइट में सीधे जुड़ सकेगा। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण चीज यहाँ पर रोल आती है। रोल यानी भूमिका। आपकी साइट में कोई व्यक्ति जुड़े तो उसकी शक्तियां क्या होंगी, उसकी भूमिकाएं क्या होंगी, ये आप यहाँ से निर्धारित कर सकते हैं। मसलन सबसे इसमें जो छोटा होता है वो होता है सब्सक्राइबर, उससे बड़ा होता है कंट्रीब्यूटर, उससे बड़ा होता है ऑथर, उससे बड़ा होता है एडिटर और सबसे बड़ा होता है एडमिनिस्ट्रेटर। सब्सक्राइबर के पास कोई खास शक्तियां नहीं होती, वो टिप्पणी वगैरह कर सकता है बस। इसके अलावा कंट्रीब्यूटर होता है। कंट्रीब्यूटर जो होता है वो आपकी साइट में कोई सामग्री देने में लिख सकता है, आपको जमा कर सकता है, लेकिन कोई लेख को प्रकाशित नहीं कर सकता, वो केवल डाल के रह सकता है। ऑथर जो होता है वो सामग्री को डाल सकता है और स्वतः ही प्रकाशित भी कर सकता है, ठीक। इसी प्रकार से एडिटर और एडमिनिस्ट्रेटर की भी शक्तियां बढ़ जाती है। एडमिनिस्ट्रेटर के पास सबसे अधिक शक्तियां होती हैं क्योंकि ये आपकी साइट की जो महत्वपूर्ण सेटिंग है, महत्वपूर्ण चीजें हैं, उनमें परिवर्तन कर सकता है। मतलब साइट का डिजाइन वगैरह ये बदल सकता है।
अभी जो हम अभी लॉगिन है तो हम एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे लॉगिन हैं, इसी वजह से हम यहाँ पर ये अपीयरेंस, प्लगइन, यूजर्स इत्यादि, टूल्स इत्यादि के मेन्यू भी देख पा रहे हैं। योर प्रोफाइल में आप अपने बारे में जो जानकारी है उसको आप बदल सकते हैं। आप अपना नाम वगैरह बदल सकते हैं, वेबसाइट का पता, ईमेल का पता, अपने विषय में थोड़ी जानकारी वगैरह रख सकते हैं, ये सब आप बदल सकते हैं। फिर आता है टूल्स। टूल्स मुझे नहीं लगता कि एक नए व्यक्ति के लिए उतना काम का होगा, मैं तो कभी शायद टूल्स मेन्यू कभी खोलता भी नहीं हूँ। इसमें आपको एक सरल दो चीज़ें बहुत छोटी छोटी बताई गई हैं, जैसे प्रेस दिस, इस बुक मार्कलेट को आप अपने ब्राउजर में आप लगा के रखिए और जब भी आपको कोई सामग्री को ब्लॉक करना हो, किसी साइट सामग्री को आपको उसके विषय में कुछ लिख करके प्रकाशित करना हो, मसलन मान लीजिए आपको कोई बहुत बढ़िया कार्टून नेट में मिला, अब आप चाहते हैं आप उसको अपने ब्लॉग में प्रकाशित करना, तो सीधे ही प्रेस दिस का आपका ये बुक मार्कलेट ऐसे बना रहेगा, आप क्लिक करिएगा और अपने आप जो है ये इस तरह की विंडो खुलेगी और वहां पर आप अपना सामग्री लिख सकते हैं और ये कह सकते हैं कि भाई देखो मुझे ये मिली, मेरी प्रतिक्रिया इस पर ये है। तो ये आपके काम का हो सकता है यदि आप इंटरनेट में मिलने वाली सामग्रियों के ऊपर ज़्यादातर ब्लॉग लिखते हैं। इसके अलावा एक इसमें कैटेगरी से टैग कन्वर्टर वगैरह है, ये इंपोर्ट, क्षमा कीजिएगा, ये जो आपका दूसरा विकल्प है ये असल में इंपोर्ट के अंतर्गत आता है। इंपोर्ट यानी आयात करना। आपका ब्लॉगर में कोई ब्लॉग है या किसी दूसरी वर्डप्रेस साइट में आपका कोई ब्लॉग है, उसको आप अपने इसमें आप आयातित करना चाहते हैं वहां से बंद करके, तो सामग्री को लाने ले जाने के लिए आपको यहाँ पर कुछ चीजें उपलब्ध कराई जाती हैं, जैसे वर्डप्रेस है। लेकिन हाँ, इनमें जो चीजें ये आपको विकल्प दे रहे हैं, इनके लिए आपको प्लगइन इनका स्थापित करना पड़ेगा। जैसे वर्डप्रेस में आप क्लिक करेंगे तो इसके लिए आपको पहले वर्डप्रेस का इंपोर्टर स्थापित करना पड़ेगा। बिना वर्डप्रेस का इंपोर्टर स्थापित किए ये काम नहीं करेगा। खैर चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से एक्सपोर्ट, हाँ एक्सपोर्ट बता देता हूं। मान लीजिए आप इस साइट से कोई सामग्री को दूसरे साइट में ले जाना चाहते हैं, ठीक है ना, तो ले जाएंगे कैसे? तो उसके लिए एक फॉर्मेट बना हुआ है WXR नाम का। इसमें आपकी साइट की पूरी सामग्री जो है सहेज ली जाती है और इसको आप दूसरी साइट में जाकर आयात कर सकते हैं। ऑल कंटेंट करिए, डाउनलोड एक्सपोर्ट फाइल में क्लिक करिए और यहां पर से इस फाइल को XML फाइल है ये, इसे आप सहेज लीजिए। जब आप दूसरी साइट में जाएंगे तो वहां पर आपको इंपोर्ट में जाना होगा और ये वर्डप्रेस का यहाँ इंपोर्टर जो दिया है इसको स्थापित करके आप वर्डप्रेस की फाइल को आयात कर सकेंगे। ये आपके काफी काम का हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पर एक सेटिंग्स का एक विकल्प मिलता है। यहाँ पर जनरल टैब है, यहाँ पर आप अपनी साइट का शीर्षक बदल सकते हैं, उसकी टैगलाइन बदल सकते हैं, साइट का URL बदल सकते हैं, ईमेल पता बदल सकते हैं। ये भी आप निर्धारित कर सकते हैं कि आपकी साइट में कोई भी व्यक्ति पंजीकरण करा सकता है या कुछ खास लोग ही पंजीकरण करा सकते हैं या जिन्हें आप चाहें, ये निश्चित आप कर सकते हैं। और जो व्यक्ति पंजीकरण कराए, यदि आपने एनीवन कैन रजिस्टर को सक्षम कर दिया तो लोग अपने आप पंजीकरण करने की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। तो जो नए लोग पंजीकरण कराएंगे उनकी भूमिका क्या होगी ये आप यहाँ से निर्धारित कर सकते हैं। वैसे सामान्यतः सब्सक्राइबर इसमें रहता है पूर्व निर्धारित, आप बदल के कंट्रीब्यूटर या आथर भी कर सकते हैं। टाइम जोन, दिनों का जो आप दिनांक लिखते हैं उसका कौन से संरूप में वो दिनांक होगी ये आप यहाँ से निर्धारित कर सकते हैं। समय का संरूप और आपका जो वो है कैलेंडर है उसमें दिन कहाँ से, सोमवार से रविवार से किस दिन से शुरू होना चाहिए निर्धारित हो सकता है। इसी प्रकार यहाँ राइटिंग की सेटिंग है। इसमें आप अपने पोस्ट साइज का जो वहाँ पर जहाँ पर आप पोस्ट लिखते हैं उसका डिब्बे का आकार निश्चित कर सकते हैं। उसकी फॉर्मेटिंग में आप कर सकते हैं कि अगर आप इमोशंस वगैरह का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो अपने आप इस तरह के आपने अगर इमोशंस टाइप किए हैं कोलन और डैश और ये कोष्ठक का चिन्ह लगा करके, तो इसको अपने आप ग्राफिक्स में बदलना है या नहीं बदलना है ये निर्धारित हो सकता है। पोस्ट का फॉर्मेट कैसा होगा सामान्य अवस्था में, उसकी लिंक की कैटेगरी कौन सी होगी, अगर आप ये पूर्ण निर्धारित चीजें हैं, ये मुझे नहीं लगता कि आपको रोज इस्तेमाल में आएंगी, एक बार निर्धारित करना होता है और मैं तो कभी से इस्तेमाल भी नहीं करता हूँ। रीडिंग में हाँ, प्रथम पृष्ठ पर कितनी प्रविष्टियां दिखाई देंगी आप यहाँ से निर्धारित कर सकते हैं। कोई विशेष पन्ना आप पहले पन्ने पर दिखाना चाहें तो उसे आप यहाँ से चुन सकते हैं, या कोई विशेष पोस्ट को आप पहले पन्ने पर दिखाना चाहते हैं उसे आप यहाँ से चुन सकते हैं। सामान्य अवस्था में आपकी जो सामान्य एक थीम होती है वो क्या करती है, पहले पन्ने पर सारी प्रविष्टियों को क्रम से दिखाती है, नवीन प्रविष्टियों को। यदि आप किसी विशेष पन्ने विशेष को दिखाना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से चुन सकते हैं।
आरएसएस फीड जो आपकी जो साइट की चलती है उसमें आपके पास दो विकल्प हैं, या तो फुल टेक्स्ट आरएसएस फीड दीजिए या समरी। फुल टेक्स्ट में क्या होगा, आपने जो लेख लिखा है, मान लीजिए 1000 शब्दों का लेख लिखा है, वो 1000 शब्द के पूरे आरएसएस फीड में चले जाएंगे। और यदि आपने समरी चुन करके रखा हुआ है तो वो 1000 शब्द नहीं, वो उसके करीब 100-200 शब्द ही आपकी फीड में जाएंगे। फायदा क्या, देखिए यदि आपका लक्ष्य है अपनी साइट में लोगों को खींचने का कि ज्यादा से ज्यादा लोग आपके साइट में आए, तो मेरा ख्याल है कि आपको समरी चुनना चाहिए, क्योंकि आपकी जो फीड जो लोग पढ़ेंगे उसका संक्षिप्त विवरण ही देख पाएंगे, और जब उसमें क्लिक करेंगे उसके शीर्षक में तब वो पूरी लेख को पढ़ पाएंगे। यदि आपका लक्ष्य ये है कि अधिक से अधिक लोग आपकी सामग्री को पढ़ें, साइट में आने से आपको मतलब नहीं है, आपको केवल सामग्री पहुंचानी है, तो फुल टेक्स्ट करना बढ़िया रहेगा, क्योंकि इससे आपकी पूरे के पूरे लेखों को आरएसएस फीड के द्वारा सिंडिकेट किया जाएगा, भेजा जाएगा। अगला विकल्प है डिस्कशन। यहां पर से आप टिप्पणियों के ऊपर नियंत्रण कर सकते हैं। क्या टिप्पणियां सक्षम होनी चाहिए, क्या टिप्पणियां आप अपने आप स्वतः ही दिखाई देनी चाहिए, क्या उसमें मॉडरेशन लागू होना चाहिए, उनको रोकना चाहिए, क्या अवतार दिखने चाहिए, कैसा होना चाहिए, तो या किसी खास आईपी से, यह कमेंट ब्लैकलिस्ट दिया हुआ है, किसी खास आईपी से अगर आपको लग रहा है कोई गलत तरह टिप्पणियां कर रहा है, सही ढंग की आपत्तिजनक टिप्पणियां कर रहा है, तो आप उसका आईपी यहां लिख करके उसे स्पैम के तौर पे घोषित कर सकते हैं, वो अपने आप स्पैम हो जाएगी। लिखा व्हेन अ कमेंट कंटेन्स एनी ऑफ दीज वर्ड्स इन द कंटेंट नेम यूआरएल ईमेल और आईपी इट विल बी मार्क्ड एज स्पैम। वहां पे आपको मैंने सबसे शुरू में दिखाया था ना, स्पैम में क्लिक करने का विकल्प रहता है, तो ये वो असल में बताने का है कि भाई ये स्पैम है। यहां पर भी आप बता सकते हैं कि अगर मान लीजिए कोई आपत्तिजनक शब्द अगर उस टिप्पणी में है तो अपने आप उसे वो प्रकाशित न करके स्पैम में डाल दे। ये एक जब आपके पास बहुत ज़्यादा टिप्पणियां होने लगती तो इस तरह की चीज़ें सक्षम कर देने से आपको काफ़ी राहत मिल सकती है, काम से आपको आराम मिल जाएगा। मीडिया, आप जो फाइलें अपलोड करते हैं वो किस फोल्डर में सहेजी जाएं। सामान्य अवस्था में ये WP कंटेंट के अंदर अपलोड्स नाम के फोल्डर में जाती है, तो इसका फोल्डर आप बदल सकते हैं चाहें तो, ठीक, और उसका पूरा पाथ आप बदल सकते हैं कि वो कहाँ पर फाइलें हैं। वो आपने देखा होगा जब हम फाइलें जोड़ते हैं, कोई फोटो को जोड़ते हैं तो उसका आकार दिया होता है, 3 आकार होते हैं, थंबनेल, मीडियम, लार्ज, और एक फुल साइज होता है। फुल साइज उसका मूल आकार है, तो जो उनका आकार है वो क्या होगा, थंबनेल का आकार क्या होगा, मीडियम साइज का आकार क्या होगा, लार्ज साइज का क्या आकार होगा, वो आकार आप यहां से निर्धारित कर सकते हैं। तो ये हमारा मीडिया सेटिंग्स के अंतर्गत आता है। फिर प्राइवेसी, मान लीजिए आप चाहते हैं कि आपका ब्लॉग सर्च इंजनों में न दिखाई दे, तो आप यहां पर से आई वुड लाइक टू ब्लॉग सर्च इंजन बट अलाउ नॉर्मल विजिटर्स में आप क्लिक कर देंगे तो आपका ब्लॉग सर्च इंजन पे दिखाई नहीं देगा। मुझे नहीं लगता कि इसकी आवश्यकता कब पड़ती होगी। हाँ, कुछ ऐसे ब्लॉग हो सकते हैं जो अपनी गोपनीयता बनाए रखना चाहते हैं, अपने विषय में ज़्यादा इंटरनेट में नहीं चाहते कुछ कम लोग देख पाएँ, उनके अपने लोग देख पाएँ उनके ब्लॉग को, तो ऐसी स्थितियों में शायद इसकी आवश्यकता पड़े। वैसे तो आजकल तो सभी लोग ये चाहते हैं कि उनकी साइट को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, तो इसलिए साइट विजिबिलिटी सामान्य अवस्था में सक्षम होती है। फिर आता है परमालिंक। आपकी वर्डप्रेस की साइट का जो URL होता है वो ऐसा होना चाहिए कि जो कहना चाहिए सर्च इंजन फ्रेंडली हो, सर्च इंजनों के अनुकूल हो। तो एक ये होता है, सामान्य अवस्था में इस तरह का URL चलता है जिसमें क्वेरी स्ट्रिंग होती है, जैसे इसमें प्रश्न का चिन्ह रहेगा, P = 123 लिखा हुआ है, ये सामान्य अवस्था में होता है। यदि आप चाहें तो इनको बदला भी जा सकता है। आप यहाँ पर डे एंड नेम कर दीजिए, तो यहाँ पर क्या आएगा 2011-4-4 सैंपल पोस्ट, इस तरह के फॉर्मेट में आ जाएगा। ये मंथ एंड नेम कर दीजिए तो महीने का अंक आएगा और उसके बाद उसका नाम आएगा। ये जो नाम आ रहा है, आपको बता दूं URL कैसे बदलता है। देखिए यहां पर अभी हम देखिए कोई ब्लॉग कोई पेज को खोलते हैं, इसका देखिए URL P = 44 आया, ठीक। अभी मान लीजिए हमने ये वाला सक्षम कर दिया, सेव कर देते हैं, ठीक। मंथ एंड नेम वाला कोई पोस्ट लिखते हैं, यहां पर देखिए परमालिंक करके एक विकल्प आता है, इसको एडिट करके आप यहां पर उसका स्लग बदल सकते हैं, इसे स्लग बोलते हैं। स्लग एक तरह से आप मान सकते हैं कि आपका जो शीर्षक है आपकी पोस्ट का, उसका एक उपनाम होता है, ये आपके URL में नजर आता है। मान लीजिए इसको लिख देते हैं माई पोस्ट,
कुछ भी ऐसा, और ओके कर देते हैं। ठीक, अब आपकी इस पोस्ट का यूआरएल ये बनेगा, इसको पब्लिश कर दीजिए, व्यू पोस्ट करिए। देखिए अब इसका यूआरएल ये बना 2011 4 माई पोस्ट, क्योंकि 2011वें साल में चौथे महीने में प्रकाशित किया गया। तो ये वर्डप्रेस के लिए परमा लिंक है। आप चाहे तो इसे सर्च इंजन फ्रेंडली परमा लिंक कह सकते हैं। ये पढ़ने में भी आसान रहता है, देखने समझने में भी आसान लगता है। ये प्रश्नवाचक चिन्ह वाला थोड़ा देखने समझने में थोड़ा कठिन जाता है। तो ये था हमारा वर्डप्रेस। अगला विकल्प आरएसएस पोस्टर का है, जो कि एक प्लगइन है। इसके विषय में मुझे नहीं लगता ही बताना जरूरी होगा। मुझे लगता है ये अभी तक मैंने जो कुछ बताया है उससे वर्डप्रेस की आपको एक संक्षिप्त बढ़िया जानकारी मिल गई होगी। हाँ, एक बात मैं भूल गया बताना, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपको मैंने लिंक्स के विषय में बताया था कि आपने लिंक तो जोड़ लिए, अब इन लिंकों को दिखाएं कैसे। तो विजेट्स में हम जाएंगे और यहाँ पर एक लिंक्स का विकल्प मिलेगा। ये लिंक्स का एक विजेट है, इसे जोड़िए और यहां पर आप लिंक चुन सकते हैं कौन सा दिखाना है, कौन सी श्रेणी को दिखाना, ऑल लिंक्स, ब्लॉग रोल या कौन सा। ब्लॉग रोल सेव कर दीजिए और ये आपको लिंक यहां नजर आएगा। ये देखिए आने लगा लिंक नजर में ब्लॉग रोल का। आप वहां से लिंक बदल दीजिए, यहां पर बदल जाएगा। तो लिंक हमको यहां बनाने हैं, दिखाने की व्यवस्था में विजेट से करनी है, ये आपको ख्याल रखना है। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको इससे आज इतना कुछ हमने वर्डप्रेस में चर्चा की, इससे आपको एक वर्डप्रेस को चलाने का एक सरल सा तरीका आपको एक दिमाग में आ गया हो कि हमें वर्डप्रेस को चलाना कैसे, उसमें अपना ब्लॉग कैसे व्यवस्थित करना है, कैसे संचालित करना है। आशा है आपको आज का ये प्रशिक्षण पसंद आया होगा। नमस्कार।